10वां या पहला? 10वां या पहला? पहला या 10वां? वही चलता रहेगा। अच्छा, चौथा खोलो। बन जाएगा स्पेशल लेक्चर। मुझे भी यही था, मुझे लगा कि चौथा। का मसला आ रहा है। चले देखते हैं अल्लाह करे। पढ़ लो पढ़ लो। वो लोग गए हैं भाई, मैं तो खर्चे वाली पार्टी था, है मैं तो मजलूम था। क्या ये जिन्होंने मिड जो हुआ था ना पहले, वो इसके अंदर जैसे पास हो गया उनको हाइट ही देनी ग्रैंड हो मल्टीप्लाई कर ले वो। चलो वो उन्होंने फिर कमिटमेंट की है, हम तो ताज़ा इतने बड़े बड़े खर्चे करके बैठे हुए हैं। हाँ तो वो भी खर्चा ही होता है ना। नहीं तो वो फिर आप सैलरी भी तो माशाल्लाह और इनकम सॉरी बिजनेस है। हाँ नहीं सैलरी नहीं, मैं बिजनेस इस दफा नॉन सैलरी टैक्स पेयर था। प्राइवेट लिमिटेड 4098 कंपनी है ये सी नोट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मतलब इन 5000 शेयर्स 50,000 रुपए टोटल। छोटा सा शेयर कैपिटल है, छोटी सी कंपनी है, मासूम सी। नजर आई है कभी? 2 मरले में हेड ऑफिस आ जाता उसका पूरा। जी एक दफा फिर कंफर्म कर दें, अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन यूजर्स, आवाज स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? डन, तीनों चीजें क्लियर है। एक मासूम सा टेस्ट दिया आप लोगों ने, उसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पक्की बात है ना, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टेस्ट था और आपको आपका हौसला बढ़ाने के लिए वो टेस्ट था। ये मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिन्होंने टेस्ट दिया है, बाकी अजनबी नजरों से मेरी तरफ देख रहे हैं कि पता नहीं किस चीज का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। तो आईटी पढ़ी, थर्सडे को तो हमने बड़ा ही कम पढ़ा था, 3 टोटल बातें डिस्कस की थी, उसमें से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा सा आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया था। तो वो बात थोड़ी थी लेकिन उसके ऊपर 8-10 नंबर का पूरा नोट आ सकता है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि जो इस वक्त उभरता हुआ टॉपिक है। जब आईकेएफ ने कहा ना कि नई स्कीम में हम जिद्दत के तकाजों से हम आहंग करेंगे बच्चों को, तो वाहिद सब्जेक्ट जिसमें चेंज लेके आए वो एमएफए, और एमएफए के अंदर भी चैप्टर नंबर 5 उनकी मेन चेंज थी, और ये 4 में थोड़ी सी आईटी की बातें, ताकि वो ये कह सकें कि हम नए सिलेबस में बच्चों को जदीद बातें बता रहे हैं। तो वो जदीद बातें आप लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ी हैं, थोड़ी सी बातें यहाँ पे भी चल रही हैं। तो जो सोशल मीडिया वाली बात थी और जो बिग डाटा है, वो इस वक्त का सबसे बड़ा कंसर्न है कि दुनिया शिफ्ट हो चुकी है और बिग डाटा को यूज किया जा रहा है एनालिसिस के लिए, और इसी तरह से जो है वो सोशल मीडिया है वो सारे बिजनेसेस के डायनामिक्स चेंज कर रहा है। फिजिकल बिजनेसेस खत्म होते जा रहे हैं, ऑनलाइन एसेंस बढ़ती जा रही है। जो ऑनलाइन जितना खूबसूरत तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर लेगा वही अच्छा बिजनेस काउंट होगा। तो कई दफा जिस स्टोर की सबसे ज्यादा ऑनलाइन सेल होगी पता लगेगा वो बहुत एक छोटी सी दुकान होगी, और एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर बिल्कुल फारिग बैठा होगा क्योंकि उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होगी। तो सोशल मीडिया, और उसमें हमने ये वाली बात डिस्कस की थी, वो लिखी भी कम थी लेकिन बातें ज्यादा हैं। तो फिर भी खुदा ना खास्ता अगर इन लाइंस में किसी को कंफ्यूजन है, जो 5 लाइंस सामने लिखी हुई हैं, वो 4 लाइंस जो हमने लास्ट डे पढ़ी थी, जी बिल्कुल। अब ऐसे ये है कि अब सुपर स्टोर को चाहिए कि वो बताए कि वो असल में वाकई ही बड़ा है।
और वो उस अपने कंपेटिटर से बहुत ऊपर है। लोगों को फिजिकली अपनी लोकेशन पे बुलाया करे, उनको दिखाए कि हाँ भाई ये हमारा बहुत बड़ा वेयर हाउस है, उसकी वीडियोस उठा उठा के डाले। तो जिसका फिजिकल विंग स्ट्रांग है उसको अपने फिजिकल विंग का एसेंस दिखाना फिर भी ऑनलाइन ही होगा। क्योंकि अगर कराची बैठा एक बंदा मुसलसल लाहौर के स्टोर से बाइंग कर रहा है तो उसको कभी भी जिंदगी में नहीं पता लगेगा कि लाहौर का वो स्टोर कितना बड़ा है, जब तक कि आप खुद उसे नहीं बताएंगे। तो फिर ऐसा होता है, फिर ये ऑनलाइन के टाइम में जो फिजिकल वेंचर्स हैं ये अपने आप को फिर फिजिकली भी अपनी एसेंस बताते हैं। यानी आपने देखा कि जब ऑनलाइन आया तो कॉलेजेस ने पहले प्योर ऑनलाइन में compete करने की कोशिश की, फिर उन्हें समझ आ गया कि नहीं हमारी स्ट्रेंथ है फिजिकल। तो फिजिकल क्लास की कैमरा रिकॉर्डिंग करते थे और एक फिजिकल फील देते थे ऑनलाइन, और उसको कहते हैं ऑनलाइन लेक्चर। हालांकि ऑनलाइन लेक्चर तो बेसिकली इस तरह का लेक्चर है जिसमें साथ साथ लोग देख सकते हैं चीजों को, साथ साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम उनके कमेंट्स पढ़ सकते हैं, हम हमारे कमेंट्स पढ़ सकते हैं, उस वक्त टू वे कम्युनिकेशन हो रही है। तो जो ऑनलाइन लाइव क्लास है वो वाली नहीं दी जा रही, लेकिन फिजिकल सेंस आ गई बीच में, तो एक अच्छी सी फील आ रही है। बच्चे कह रहे हैं यार कमरा बहुत बड़ा है, टीचर इधर से लेके यूं उधर तक फिरता रहता है। फील आती है ना कि हाँ भाई ये कोई छोटा सा सेटअप नहीं है कि एक जगह बस टीचर मुंजमद होकर बैठा हुआ, एक छोटा सा कमरा होगा। अब हमारी जो क्लास है इसकी क्या फील होगी, एक कुर्सी पे टीचर बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है और वो बातें कर रहा है, और पता नहीं सामने बच्चे हैं भी या नहीं, हम तो बच्चों को भी नहीं दिखाते। अब ये इतना बड़ा कमरा बेकार गया, क्योंकि ऑनलाइन यूजर के लिए ये क्लास भी वैसी ही दिखेगी जैसी कोई और क्लास। हमारे पास एज है टीचर्स का, लेकिन हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एज है, वो ये इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस कमरे की शायद ही आपने कभी कोई तस्वीर देखी हो, जबकि कॉलेजेस में टीचर सेल्फियां लेते हैं कमरों के साथ, बच्चों के साथ, ठीक है, तो इधर आपने नहीं देखी। इसकी एक या दो तस्वीरें ऐसी हैं, हम लोगों ने फम का सेशन किया था तो उस वक्त हमने वो एक आध तस्वीर खींच के नेट पे डाली थी, उसके अलावा इस कमरे की स्टूडेंट से भरे हुए तस्वीर ही कोई नहीं। और कॉलेज को फर्क ही कोई नहीं पड़ता, कॉलेज फिजिकल सेंस में चल रहा है, लेकिन अब ऑनलाइन की दुनिया में compete करना है तो करना पड़ेगा काफी। तो दिस इज द थिंग कि ऑनलाइन सोशल मीडिया ने बिजनेस मॉडल्स चेंज कर दी हैं। अब पर्सन और बिजनेस एंटिटीज की डिजिटल आइडेंटिटीज हैं। अब मैं फिजिकली आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, मेरी एक अलग शख्सियत है, और इंटरनेट वाले आतिफ आब्दी साहब अलग हैं, वो शगुफे छोड़ते रहते हैं, वो कार्टून शेयर करते रहते हैं, ठीक है, वो वहां जाके कमेंट भी करते हैं, वो वहां पे छेड़छाड़ बच्चों की चल रही है तो वो सर को भी वहां पे बच्चे छेड़ रहे हैं। और फिजिकल क्लास, फिजिकल एक एंटिटी है, फिजिकल में एक क्लास है, क्लास में टीचर आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं। तो अब अनफॉर्चुनेटली हर किसी को दो दो विंग्स में काम करना है। खासतौर पे जो थोड़ा सा बिजनेस को उसकी सेंस रखते हैं उनको एक वर्चुअल आइडेंटिटी अब जरूरी है। पता लगा आप लोग अभी से अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी बना रहे हैं। सर हम ऑनलाइन प्रो में हैं, ठीक है जी, ऑनलाइन का इन्होंने नया नाम दिया, हमने कहा ये ऑनलाइन प्रो है। एक भाई ने पूछा ये मेटावर्स क्या चीज है। हाँ जी, हाजरीन महफिल में से कोई अगर इस पे कुछ, जी जी। अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जब इतनी वर्चुअल हो रही है तो देयर वुड बी अ टाइम कि लोग अपने गॉगल्स लगाएंगे, वीआर बॉक्स लगाएंगे और एक अलग दुनिया में चले जाएंगे। वो इधर चल रहे होंगे और वो असल में उधर चल रहे होंगे, उधर उनके कैरेक्टर्स होंगे, उधर उनका सारा, उधर उनके घर बने हुए होंगे, वो उधर के पैसे कमाएंगे और उधर के पैसे से उधर के अपने घर खूबसूरत बनाएंगे। अपने घर में पेंट नहीं कराएंगे फिजिकल घर में, अपने बाल नहीं बनाया करेंगे, लेकिन अपने एवटार के, अपने कैरेक्टर के, जो वो वर्चुअल दुनिया में कैरेक्टर है उसको बड़ा खूबसूरत सा बना देंगे। तो वो टाइम बहुत करीब है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी फिजिकल सेंस खत्म करके उस ऑनलाइन दुनिया में जीना शुरू कर देंगे। वहां मजा आता है, वहां पे आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। वहां पे अगेन फेक आईडीज का कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे जो है वो आप अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, तो लोगों को इस तरह की जिंदगी पसंद आती है। और हकीकत में जब आएंगे तो उसी तरह के गरीब, उसी तरह से पेपर में 15 दिन रह गए, उसी तरह से पेंडिंग लेक्चर्स, उसी तरह से जनाब मार पड़ रही है, उसी तरह से दही लेने जाना है, पुदीना लेने जाना है। तो वो इस जिंदगी से मुंह मोड़ नहीं सकते। लेकिन बहरहाल ये जो ऑनलाइन सोशल मीडिया है ना, इसने हमें एक पैरेलल दुनिया दिखा दी है और ये बड़ी खतरनाक चीज है। तो ये हमारी लास्ट डे की डिस्कशन थी। बिग डाटा के अंदर जो लिखा हुआ उसमें कोई कंफ्यूजन, दो ही तो लाइनें हैं जी। पेपर में 8 नंबर का सवाल भी आ जाए अगर बिग डाटा पे,
तो अगर आपको लिखना आता है तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप लिख लेंगे, अल्लाह करे इंशाल्लाह। चलें जी, फिर कहानी को आगे लेके चलते हैं। भाई शायद आखिरी दिन नहीं आए तो उन्होंने कहा बिग डाटा को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, ये तो नहीं कहा किसी ने? ठीक, हाँ जी, वर्ड आईटी की तो आपको समझ है, चैप्टर 5 में भी बताया था। किताब ने हल्की सी डिस्कशन की है, इसको तेजी से पढ़ लेते हैं और उसके ऊपर इसके बाद इस पे क्या करेंगे, कांटा लगा देंगे। ले जी, आईटी डेवलपमेंट्स हैज रिजल्टेड इन मेनी न्यू प्रोडक्ट्स एंड इंप्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। अब इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, फजाइल बयान कर रहे हैं कि आईटी ने बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स, नई इंप्रूवमेंट दिए हैं, नई प्रोडक्ट्स दिए हैं या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट दिए हैं। अच्छा लगा। आईटी डेवलपमेंट हैज आल्सो रेडिकली, रेडिकली क्या होता है जी, तेजी से, बहुत फुर्तीले तरीके से, अल्टर्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मेथड बदल दिए हैं। अब ऑनलाइन कम्युनिकेशंस हो रही हैं, अब जूम पे मीटिंग्स हो रही हैं, अब दुनिया बड़े डिफरेंट तरीके से चल पड़ी है कम्युनिकेशंस को लेके। इंटरनेट हैज इमर्ज एज मेजर सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इजीली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन। इंटरनेट की वजह से अब आपको एक्सटर्नल और इजीली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कोई चीज के बारे में जानना है, फौरन से गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे और पता लग जाएगा। Commercial transaction can be processed more quickly. अब ज्यादा क्विक ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। Changes in IT will continue and these will have significant impact on business strategy. IT चेंज होती रहेगी, बिजनेस चेंज होते रहेंगे और इससे ओवरऑल जो डायनेमिक्स आपको नजर आ रहे हैं दुनिया के, वो बदलते रहेंगे। IT and changes in IT affect every business entity. IT और changes in IT, इनसे हर बिजनेस तकरीबन मुतासिर हो जाता है। या आपके अपने बिजनेस मॉडल चेंज हो जाते हैं या आपका कंपेटिटर आईटी में सुपीरियर हो जाता है और आपको मजबूरन आईटी वाले मॉडल की तरफ आना पड़ता है। कोविड खत्म हुए कितना अरसा हो गया, कॉलेजेस प्योर फिजिकल पे वापस नहीं जा पाए, क्योंकि कोई एक चला जाएगा और दूसरे नहीं जाएंगे तो ये वाला कॉलेज सोचेगा कि जी दूसरे ऑनलाइन की दुनिया में, हम ऑनलाइन की दुनिया में क्यों नहीं। हौसला तो उनका देखें जो कब से ऑनलाइन की दुनिया में थे, सबको बर्दाश्त कर रहे हैं अपने ग्राउंड पे और मिलके खेल रहे हैं। बिजनेस एंटिटीज कोई बात नहीं, इन्होंने हमारी दुनिया पे हमला किया, हम इनकी दुनिया पे हमला करेंगे। ये ऑनलाइन में आए थे, हम फिजिकल में घुस जाएंगे, घर में घुस के। अच्छा जी, बिजनेस एंटिटीज should be prepared to change as IT change and to take advantage of new opportunities provided by IT rather than try to oppose change. Change with the change, otherwise change will change you. एक बड़ा कॉमन फिनोमेना होता है, चेंज आ रही है, बदल लें उसके हिसाब से, नहीं तो चेंज ने आपको बदल देना है। तो वो ये जुमले में यही कहना चाह रहे हैं कि आपको प्रिपेयर रहना चाहिए आईटी की चेंजेस के लिए और अपने आप को उस चेंज के लिए तैयार करना चाहिए, उसको अपोज करने में आपका नुकसान है। एंड फाइनली, आईटी शुड बी यूज्ड कंस्ट्रक्टिवली फॉर सेटिंग स्ट्रेटेजिक टारगेट्स एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज। यकीन माने ये सारी बातें आपको पता है और आपने चैप्टर 5 में भी तकरीबन पढ़ी हुई है, तो इस पोर्शन पे ऐसे क्रॉस मार के यकीन माने आपको बहुत सुकून मिलेगा। क्योंकि अगेन ये कोई वो नहीं है, कोई थ्योरी नहीं बता रहे, कोई टॉपिक नहीं करा रहे, ये बस फजाइल बयान कर रहे हैं। और ये वाली बात हम कोई चौथी पांचवी दफा पढ़ रहे हैं कि आईटी और बिजनेस का आपस में ताल्लुक है। लेकिन मैं बगैर दिखाए आगे चला जाता तो आप कहते सर ने तो इतनी सारी लाइनें पढ़ाई नहीं। तो इसको देख लें, लेकिन आपने इसको दिल पे नहीं लेना। जो चीज दिल पे लेनी है वो सामने स्क्रीन पे आ रही है। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या मुराद है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें इंफॉर्मेशन हो। वाह, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए, स्टोर करने के लिए जो भी निजाम है उसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम। कॉलेज आप लोगों की एनरोलमेंट करता है और एक सॉफ्टवेयर पे एंट्री रिकॉर्ड होती है, कैंपस इनसाइट। आप लोग क्लासें लेते हैं, अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहें तो एक सॉफ्टवेयर पे जाके आप क्लास ले रहे होते हैं जो वेब से भी कनेक्ट हुआ होता है, दैट इज कैंपस इनसाइट। तो टेक्निकली कैंपस इनसाइट कॉलेज का इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बच्चों का डाटा स्टोर है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेक्चर स्टोर है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेक्चर्स लिए जा सकते हैं, जिसमें डेट वाइज प्लानिंग की जा सकती है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है कोई भी ऐसा निजाम जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करना यानी कि इनपुट, प्रोसेस करना या शो करना यानी कि आउटपुट, और स्टोरेज। वो चार काम जो कंप्यूटर करता है, आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। तो इंफॉर्मेशन को लेके ये चार काम जौन सा निजाम भी कर रहा होगा वो इंफॉर्मेशन सिस्टम।
इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनुअल भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। अगर कॉलेज के पास लंबे लंबे रजिस्टर पड़े हुए हो, आप आए, आपका नाम रजिस्टर में एंटर करें, आपको एक कागज फॉर्म दें, वो फॉर्म एक फाइल में लगाएं, उस फॉर्म से डाटा उठा के रिकवरी की शीट पे लिखें, फीस की स्लिप पे रखें, और इसमें कहीं पे भी कंप्यूटर इन्वॉल्व ना हो, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। बट हम इस चैप्टर में जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं वो है आईटी बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें टेक्नोलॉजी को हमने इस्तेमाल किया। इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो टिपिकल टाइप्स हैं, दैट इज टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ईआईएस एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, और देन इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है वो एक्सपर्ट सिस्टम है, और एंटिटी वाइज जो सिस्टम है वो ईआरपी है। फ्यूचर अकाउंटेंट्स का फ्यूचर ईआरपी है, और 1.5 लाइन में इन्होंने मामला मुका दिया। हल्की सी उसकी डिस्कशन आगे भी है, लेकिन मेनली अब ये सिस्टम करते क्या है, इन सिस्टम की आपको थोड़ी सी समझ आनी चाहिए। टीपीएस नाम से क्या जाहिर है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। जो ट्रांजैक्शन हो जब हो उसको फौरी रिकॉर्ड कर लिया जाए। आप एक दुकान पे जाते हैं, आप जाके वहां से कपड़े खरीदते हैं, वो फौरन से बारकोड स्कैन करके अपने पास सिस्टम में एंटर करते हैं, आपको रसीद जनरेट कर देते हैं, उनके पास सेल रिकॉर्ड हो गई, ये टीपीएस है। क्लास के बाहर एक बायोमेट्रिक डिवाइस लगी हुई और बच्चा आते हुए अपनी फिंगर वहां पे स्कैन करे और वहां से उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाए, ये टीपीएस है। टीपीएस है जो किसी भी एक निजाम में सिंगल एंट्री रिकॉर्ड कर लेती है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सेल्स का सिस्टम है उसे टीपीएस कह सकते हैं। किसी जगह जो परचेज की एंट्री रिकॉर्ड हो रही है हम टीपीएस कह सकते हैं। सैलरियों का जो रिकॉर्ड है टीपीएस कह सकते हैं। अटेंडेंस का रिकॉर्ड, फॉर्म्स का रिकॉर्ड, यानी कि टीपीएस इज सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग रूटीन ट्रांजैक्शंस सच एज बुक कीपिंग सिस्टम, सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम। ये जो आप एंट्रियां कर रहे होते हैं, डेबिट ऐसे कर दो, क्रेडिट ऐसे कर दो, ये टीपीएस है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका अपना दिमाग नहीं है, जिसमें सिर्फ आपने एंट्री करते जाना है, वो आपकी सारी एंट्रियों को स्टोर करता चला जाएगा। अब अगर आप हवा में समझ सकें, मैं 2 सिस्टम्स की बात करता हूं, एक कॉलेज का सिस्टम और एक ऐसा क्रिकेट मैच जिसकी हर बॉल की एंट्री रिकॉर्ड हो। ठीक है, दोनों एग्जांपल साथ साथ लेके चलते हैं। कॉलेज की एग्जांपल में टीपीएस क्या करेगा, बच्चों की अटेंडेंस के रिकॉर्ड रख रहा होगा, बच्चों की फीस के रिकॉर्ड रख रहा होगा, बच्चों की कौन से सब्जेक्ट उठाए उनका रिकॉर्ड रख रहा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें जब जब बच्चा आता जाएगा हम एंट्री करते जाएंगे, वो टीपीएस में जाती चली जाएगी। टीपीएस कोई इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं है, बस चीजें जो इसे बता देंगे महफूज रख लेते हैं अपने पास। क्रिकेट मैच में क्या होगा, इस वाली बॉल पे चौका पड़ा, इस वाले बैट्समैन ने इस वाले बॉलर को इस तरह की गेंद पे इस साइड पे करके चौका मारा, ये वाली बॉल मिस हुई, ये वाली बॉल पे इस तरह। जो बॉल टू बॉल ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन डाटा रिकॉर्ड हो रहा है वो क्या है, टीपीएस। टीपीएस खुद कुछ नहीं करता लेकिन अगले सिस्टम्स को सपोर्ट कर देता है। आपने किसी टाइम पे पढ़ा होगा कि 3 लेवल होते हैं, एक सबसे नीचे का लेवल, एक दरमियान वाला लेवल, एक सबसे ऊपर वाला लेवल ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे ऊपर वाले लेवल को स्ट्रेटेजी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल। दरमियान वाले को क्या कहते हैं जी, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस तो पढ़ के आए होंगे, तो एएफसी में कुछ ना कुछ पढ़ लिया होगा, कहीं तो पढ़ा होगा कुछ। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और डाउन लेवल, इनके नाम होते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल सबसे ऊपर वाला होता है, फिर टैक्टिकल लेवल दरमियान वाला होता है। ठीक है, तो ओफ से ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, तो ऑपरेशनल लेवल नीचे जहां वर्कर काम कर रहे हैं, टैक्टिकल वो मैनेजर्स जो उन वर्कर से काम करा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक जो ओनर हैं और करता धरता है दायरे के, ये जो बड़े हैं वो। ठीक है, तो अब टीपीएस ऑपरेशनल लेवल पर काम करता है। टीपीएस डायरेक्टर्स वगैरह के लिए सिस्टम नहीं है, टीपीएस है एंट्री रिकॉर्ड करने वाले। ऑपरेशनल लेवल पे जो लोग हैं वो एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो जाएंगी टीपीएस में। ये समझ आया। अब टीपीएस में कॉलेज की अटेंडेंस की डिटेल, कॉलेज की फीस की डिटेल चली गई। उधर से क्रिकेट वाले टीपीएस में बॉल बाय बॉल कौन से बैट्समैन ने कौन से बॉलर को कितने स्कोर मारे, क्या हुआ, वो सारा रिकॉर्ड जा रहा है। अब एक स्टेप ऊपर आते हैं, एक मैनेजर बैठा हुआ है और उसने एनालाइज करना। मैनेजर बैठा हुआ है, उसको डाटा चाहिए। अब मैनेजर को अगर डाटा इस फॉर्म में मिल रहा होगा, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने देखना है कि जी कैंपस में अटेंडेंस कम ज्यादा तो नहीं हो रही, तो शायद उसके सामने हर दिन के हर बच्चे की अटेंडेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी कुछ समरीज।
तो क्या होगा, टीपीएस से जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखा होगा, एक बंदे के सामने डे की समरी आ रही होगी कि आज के दिन में ये 10 क्लासों में इतने इतने % अटेंडेंस रही। बात समझ रहे हैं? जो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और जिन्होंने वहां डिसीजन मेकिंग करनी है, वो अगर 20 ओवरों का उनके सामने टीपीएस का सिस्टम होगा तो वो तो बहुत बड़ा टेबल बना हुआ आ जाएगा। पहले ओवर की पहली बॉल पे ये हुआ, पहले ओवर की दूसरी बॉल में ये हुआ, उनको वो नहीं चाहिए। उनको ये चाहिए कि 20 ओवर हो चुके हैं, इस वाले बॉलर ने 3 ओवर कराए हैं, इसको इतना स्कोर पड़ा है, इस बॉलर ने 2 ओवर कराए, इसको इतना स्कोर पड़ा है, ये इसकी एवरेज है। वो जो टीवी पे समरीज आ रही होती है, ये बेसिकली एमआईएस होता है। टीपीएस से डाटा पकड़ता है, समरीज फॉर्म में, टेबल फॉर्म में उसको प्रेजेंट करता है मैनेजर को, ताकि मैनेजर उसको देख के कोई अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सके। तो बेसिकली system for providing information mainly of routine nature to management for planning and controlling operation। बात समझ आई? तो टीपीएस एक बोर सा ऑपरेशनल लेवल का सिस्टम जिसमें सिर्फ एंट्रियां हो रही हैं। एमआईएस जो उनको सम अप कर रहा है। तीसरी एग्जांपल भी साथ लेके चलते हैं। एक बंदा जो हर वक्त डेबिट क्रेडिट की एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है, वो टीपीएस है। एमआईएस वो शायद ट्रायल बैलेंस है जो उसमें से जनरेट हुआ है, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जनरेट हुई है। आपको पता है आज के दौर में ऐसा नहीं होता कि ये सारी चीजें इंसान बनाए, कि ट्रायल बनाए, लेजर बनाए, आप सिर्फ एंट्री करते हैं बस। जब आप एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रेलेवेंट लेजर में चले जाएंगे जो आपने कोड दिया होगा, ऑटोमेटिकली वहां से ट्रायल जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वहां से फाइनेंशियल जनरेट हो जाएंगे। आप एक एंट्री चेंज करेंगे, एंड तक पूरे फाइनेंशियल को उसका इंपैक्ट आ जाएगा। जी जी, इन्होंने कहा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का अभी भी सिस्टम रजिस्टर्स पे वो पैरेलल सिस्टम चला रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनको आईटी बेस्ड कर दिया और वो आईटी बेस्ड हो चुके हुए हैं, लेकिन अपनी कंफर्ट के लिए वो अपने पुराने सिस्टम से भी जान नहीं छुड़ा पा रहे, क्योंकि उनके साथ जो पुराने लोग चले आ रहे हैं वो भी नए सिस्टम पे इतने यूज टू नहीं है। तो दे हैव अ फियर कि हमसे कहीं एरर ना हो जाए, तो वो फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों सिस्टम साथ से चला रहे हैं। बट अगेन नेशनल बैंक अगर इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा फिर तो खत्म हो गया सब कुछ, क्योंकि उसने तो हर किसी से कनेक्ट करना है कि हमारा चालान वाला सारा सिस्टम, पाकिस्तान की जो रेवेन्यू की कलेक्शन, ये सारा कुछ नेशनल बैंक के साथ लेंगे। जी, एमआईएस समझ आया? एमआईएस क्या कर रहा है? समरीज पे काम कर रहा है। टीपीएस पे बना हुआ डाटा समरीज फॉर्म में आगे पेश कर रहा है। तो ये तीनों एग्जांपल समझ आई। एक स्टेप आगे चलते हैं। डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसको मैं कहता हूं कि इसको हम पढ़ सकते हैं कि दिस इज एमआईएस प्लस टूल्स। एमआईएस था एक बोर सिस्टम। अब इस वक्त हम हवा में आईटी की बातें कर रहे हैं। किताब चाह रही है कि बच्चों को आईटी का इतना पता हो कि कल को इन्हें को बेवकूफ ज्यादा ना बना सके। हाँ, ज्यादा ना बना सके, क्योंकि इतना भी नहीं बताया है जिससे आप बच जाएंगे। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा एमआईएस जो डिसीजन करने में आपको थोड़ी सी हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज के ओनर ने अपने कॉलेज की, फर्ज करें 15 कैंपसेस की हर क्लास की अटेंडेंस जब देखनी है तो वो बेचारा रुल जाएगा, इतनी सारी समरियां भी उसके काम की नहीं है। कितना ही मजे की बात है उसके सामने कुछ फिल्टर्स आ रहे हो कि एक तरफ से वो सिलेक्ट करे कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट की अटेंडेंस देखनी है, और फिर एक तरफ से सिलेक्ट करे कि वो क्लासें जिसमें 70% से नीचे अटेंडेंस नहीं है मुझे वो दिखा दे। तो उसके सामने 3 क्लासें आ जाएंगी जी। मुल्तान के कैंपस में वो वाली जगह पे उस टीचर की क्लास 70% से नीचे थी आज, लाहौर के इस वाले कैंपस में इसमें इतने से नीचे थी, फलाना जगह इससे नीचे थी। या उसके सामने पूरे कॉलेज का जब डाटा नजर आए तो सामने ग्राफ बने हुए हो और लाल रंग से नजर आ रहा हो कि कौन सी क्लास ऐसी है जिसकी अटेंडेंस 70% से कम है। एक्सेल के अंदर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं, ग्राफ चार्ट्स वगैरह होते हैं, पिवट टेबल्स वगैरह होते हैं। अब अगेन एमआईएस ने तो एक बोर सी समरी दे दी थी। इस समरी पे अगर आपने एनालिसिस करना है, कुछ आपने टूल्स लगाने हैं, आपने कुछ वर्किंग करनी है, तो उसके लिए डीएसएस मौजूद होता है। ये एमआईएस का डाटा पकड़ता है और उसको यूजर्स को खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करता है, ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक समरी आ गई कि ये वाले बैट्समैन ने राइट साइड पे इतनी दफा शॉट मारी है, लेफ्ट साइड पे इतनी दफा शॉट मारी है, इतने चौके मारे, इतने छक्के मारे हैं, बाएं की तरफ इतने स्कोर लिए हैं, इतनी बॉलें मिस की हैं। ये टेबल देख के शायद इतनी अच्छी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेंगे आप, जितना आप वो टेबल पकड़ेंगे और कहेंगे मुझे वैगन व्हील डायग्राम चाहिए। वो क्या होती है? दरमियान में बैट्समैन खड़ा हुआ है,
और ऐसे उड़ते हुए जा रही हैं बॉल्स, और ये कौन सी बॉल ने कहाँ ठप्पा खा के कहाँ तक गई, कौन सी छक्के की तरफ गई, कौन सी चौका, कौन सा बाय, उस एक डायग्राम को देखते ही बॉलर समझ जाएगा कि इसका वीक एरिया कौन सी जगह ये खेल नहीं पा रहा, कौन सी जगह पे ये शॉट नहीं लगा पा रहा। तो जब उस वैगन व्हील डायग्राम को देखेगा तो उसकी डिसीजन को सपोर्ट हो जाएगा, वो टेबल देख के उसको उतनी अच्छी सपोर्ट ना मिलती है। और इसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटर है कॉलेज का, उसको टेबल देख के शायद अटेंडेंस पे इतना अच्छा डिसीजन ना ले पाता जितना वो ग्राफ चार्ट को देख के डिसीजन ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इदारे के बारे में सोच रहा हूँ कि इदारा अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, इदारे का सारा ट्रायल भी मेरे पास मौजूद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मौजूद है। कितना मजा हो कि राइट साइड पे एक टूल दिया हुआ कि रेशियोज निकालनी है, मैं को हाँ मुझे डेट टू सेल्स रेशियो निकाल दो, मुझे जीपी की रेशियो निकाल दो, मुझे लिक्विडिटी की रेशियोज निकाल दो, मैं एक एक क्लिक करता जाऊं और मेरे सामने रेशियोज निकाल के खुद ही से रेशियो निकाल के मेरे सामने रखता जाए, तो अब मेरी डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो गई। तो ये है MIS जैसा, लेकिन MIS के ऊपर कुछ एनालिटिकल टूल्स हैं आपके पास जिसको आप प्लस माइनस करके अलग अलग नतीजे खस कर सकते हैं। मैं बहुत ही हवा में बात कर रहा हूँ, पता नहीं समझ आ रही है ना। किताब चाह रही है कि आप लोगों को 1.5 लाइन में ये सिस्टम समझाए जाए। इन सिस्टम्स पे पूरे पूरे पेजेस हुआ करते थे, इनके अपने फीचर्स होते थे। जब ये PMBS का पेपर होता था, ICAP ने पेपर डाउन किया और आपके पेपर में सब कुछ डालने के चक्कर में बस इसका भी इंट्रोडक्शन डाल दिया। तो DSS देखते हैं, यूज्ड बाय मैनेजर्स to help them to make decision of a more complex और unstructured nature। ज्यादा complex decision लेने हो, unstructured nature के decision लेने हो, ऐसे जिसमें बहुत ज्यादा आपको वो नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा sophisticated summaries नहीं चाहिए। DSS will include a range of decision models। आपको कुछ decision models provide करेगा, such as forecasting models, statistical analysis, linear programming model। आप कहेंगे अच्छा ये चीज ऐसी हो तो मुझे बताओ कि मैं कितनी यूनिट्स बना सकता हूँ। QM में याद है, अगर आर्स लिमिटेड हो, दो प्रोडक्ट बना रहे हो, एक पे इतना रेवेन्यू आता हो, एक पे इतना कंट्रीब्यूशन हो, तो हमें आइडियली किस तरह की प्रोडक्शन करनी चाहिए, ये इस तरह के सारे टूल्स आपको देगा। कॉस्ट में बेसिक डिसीजन मेकिंग है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं है, क्योंकि कॉस्ट में आपके एक वक्त में 2 लिमिटिंग फैक्टर्स नहीं है। कॉस्ट में ज्यादा से एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। जब 2 लिमिटिंग फैक्टर हो और दोनों के ही दोनों लिमिटिंग, एक तो होता है ना कि आप फैक्टर्स देखते हैं उनमें से किसी एक को कहते हैं ये ज्यादा लिमिटिंग है। अगर 2 फैक्टर हो दोनों ही वो हो और इसी तरह से 2 प्रोडक्ट्स हो तो 2/2 बन जाता है। ये चीज कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं सॉल्व कर पाती। इसके लिए फिर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफ चार्ट पे शेडेड एरिया बना के अंदाजा लगाना होता है कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स हमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देगा। ये चीज आपने मटेरियल और लेबर था जिसमें से आपने एक को चूज किया। नहीं सर, दोनों लिमिटिंग थी। दोनों में से एक ज्यादा लिमिटिंग होगा ना। आपने एक वक्त में उन दोनों के ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं ना की। मैं वही कह रहा हूँ, कॉस्ट में आपको फिर क्या करना पड़ता है, किसी एक को साइड पे करके आप कहते नहीं इसे साइड पे करो, ये भी लिमिटिंग है, ये भी लिमिटिंग है, लेकिन ये ज्यादा लिमिटिंग है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग 2/2 के वेरिएबल पे चलती है। पता नहीं अब आपको क्यों वाली बातें याद आ रही है नहीं आ रही है। एक ग्राफ बनता था, शेडेड एरिया बनता था, कॉर्नर्स आइडेंटिफाई होते थे और फिर आप कहते थे कि ये ऑप्टिमम वो है कॉम्बिनेशन जिससे हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट आए। ठीक, तो इस तरह के लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डिफरेंट तरह के, फोरकास्टिंग मॉडल। भाई मेरे सामने आज के फाइनेंशियल्स आ गए और पिछले साल के भी फाइनेंशियल्स आ गए, तो मेरा टूल मुझे बताया कि अगले 5 साल तक यही ट्रेंड रहा तो सेल्स कहां पर पहुंचेंगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां पहुंचेंगी। तो MIS में जब टूल्स ऐड हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, DSS। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला वाला था ये ऑपरेशनल लेवल पे था और ये जो अगले 2 हैं ये मैनेजेरियल लेवल पे या टेक्निकल लेवल पे सिस्टम। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन उठा पता कौन से सिस्टम से रहे हैं, TPS वाला अटेंडेंस वाला अपनी एंट्रियां कर रहा है, फीस वाला अपनी एंट्रियां कर रहा है, फलाना बंदा अपनी एंट्रियां कर रहा है और ये सारा डाटा जा रहा है एक डेटाबेस में और वहां से मुख्तलिफ चीजें पिक की जा रही हैं। बात समझ आई। देन आता है एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जेक्टिव्स की डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजिक लेवल पे। एग्जेक्टिव्स के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो इतने सारे ग्राफ चार्ट्स वगैरह देखें, इतना टाइम भी नहीं है कि अपने किसी एक कैंपस को देखें। आइडियली उनके सामने आने चाहिए डैशबोर्ड, पूरे इदारे की समरी परफॉर्मेंस उनके सामने आ रही है।
फॉर एग्जांपल उनके सामने डैशबोर्ड में आ रहा हो कि आज पूरे कॉलेज में अटेंडेंसेस बड़ी रीजनेबल रही, सब कुछ जबरदस्त है, और आज हमारे पास फॉर एग्जांपल 37 लाख की फीस कलेक्शन हुई पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, अब वो देखना चाह रहा है कि सारे कॉलेजेस अगर सही चल रहे हैं तो किसी एक जगह मसला। मजे की बात है जब आ रहा हो कि जी आज पूरे कॉलेज के सारे कैंपसेस में एवरेज अटेंडेंस रही 85%, उसने डबल क्लिक किया तो सामने शहर आ गए, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, फलाना। उन्होंने कह दिया लाहौर पे क्लिक किया, दो ऑप्शन आ गई, शेरशाह या अबू बकर। ठीक है जी, उन्होंने स्कैन शेरशाह पे क्लिक किया तो डाटा यहाँ अवेलेबल था। ठीक है, कोई एंट्री हुई भी नहीं थी अटेंडेंस की। खैर कहने का मतलब है कि अगर वो हो तो स्कैन शेरशाह पे क्लिक करें तो उसकी क्लासेस आ जाएंगी, हर क्लास के ऊपर लिखा होगा उसकी कितनी अटेंडेंस है। किसी एक क्लास पे डबल क्लिक करेंगे उस क्लास के बच्चों की डिटेल आ जाएगी, कौन कौन से बच्चे मौजूद थे कौन से नहीं। किसी बच्चे पे डबल क्लिक करेंगे तो उस बच्चे की फीस, उसके रिकॉर्ड, वो कब से एडमिशन लिया हुआ है, वो कौन से पेपर इस वक्त पढ़ रहा है, उसने पीछे कौन से पेपर पढ़े थे, कौन से फ्रीज कराए हुए हैं, उसका पूरा लेजर ओपन हो जाएगा। एग्जेक्टिव चाहे तो ड्रिल डाउन करते 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 एंड तक पहुंच जाए, यानी टीपीएस तक पहुंच जाए, लेकिन एग्जेक्टिव को नजर क्या आएगा शुरू में? एक डैशबोर्ड, इसको हम कहते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड एक ऐसी चीज है, एक गाड़ी में सैकड़ों मसले चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, डैशबोर्ड पे उतनी इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है जितनी उस यूजर के लिए काम की है। तो डैशबोर्ड इज कि हम उसी सिस्टम में से जनरेट हुई भी कुछ एग्जेक्टिव समरीज उसके सामने दिखा दें। फॉर एग्जाम्पल अफरीदी साहब बैठते हैं कहीं और वो सोचते हैं कि जी न्यूजीलैंड के दौरे पे जो टीम जा रही है उसमें कौन कौन लोग खेलने चाहिए, आपको पता जी? तो मैं इसीलिए तो उसकी एग्जांपल दूं। बड़ा इत्तेफाक निकला है कि मैं शायद अफरीदी को और हो जाए ना, तो मैं मसरूफ होता हूँ लेकिन मुझे हल्का फुल्का पता लग जाता होता है दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है जी, तो शायद अफरीदी साहब जो है वो न्यूजीलैंड के दौरे के लिए टीम सेलेक्ट करने लगे और वो एग्जेक्टिव है। ठीक है, वो ग्राफ चार्ट और ये उस मसले से बहुत ऊपर चले गए हैं, वो अब उन्हें एग्जेक्टिव लेवल पे इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब वो सबसे पहले तो देखेंगे कि ये हमारी पूरी टीम है, मतलब पाकिस्तान का मुख्तलिफ मुल्कों के साथ रिकॉर्ड। वो न्यूजीलैंड पे डबल क्लिक करेंगे तो आएगा पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ आज तक फॉर एग्जांपल 57 सीरीजेस खेली, इतने टेस्ट थे, इतने वनडे थे, इतने टी20 थे। उन्होंने वनडे पे डबल क्लिक किया, वनडे की इंफॉर्मेशन आ गई, पाकिस्तान ने 1987 में ये ट्रिप, फलाना ट्रिप, फलाना ट्रिप, फलाना ट्रिप। तो वो किसी भी ट्रिप को ओपन करें तो वहां आ जाएगा कि उस ट्रिप में क्या हुआ था, कितने मैचेस हुए थे, कौन जीता था, कौन हारा था। अब अगर वो किसी बॉलर वाइज देखना चाहें, वो कहें ये वाला बॉलर वर्सेस न्यूजीलैंड, मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो बॉलर उसके आगे आ जाएगा कि ये बॉलर आज तक इन 6 सीरीजेस में खेला है और इन सीरीजेस में उसने टोटल मिला के इतनी विकेटें ली हैं। अब टेस्ट उनके लिए काम की चीज नहीं थी, फॉर एग्जांपल उन्होंने वनडे पे क्लिक किया तो आया कि जी ये वाले बॉलर ने 4 वनडे की सीरीज खेली है और उसमें इसने इतनी विकेट्स ली हैं। फिर उन वनडे के साथ ये लिखा होगा कि वो पिच किस किस्म की थी, उन्होंने कहा अच्छा वनडे हो, ड्राई पिच हो, ये वाला बॉलर हो और आखिरी 10 ओवर इसने बॉल किए हो। वो वीडियो गेम खेलता जाएगा और उसके सामने सारा रिजल्ट आता जाएगा, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन पीछे किसी टीपीएस में स्टोर हुई है। उसकी हर बॉल की डिटेल स्टोर है, उसकी हर मैच की डिटेल स्टोर है, उसकी हर विकेट की डिटेल स्टोर है। सिर्फ आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इंतहाई इंटेलिजेंटली अपने जो सिलेक्टर है उसको वो इंफॉर्मेशन दिखा रहा है जो वो खेलना चाह रहा है। तो बेसिकली एग्जेक्टिव्स के लिए एक पूरी वीडियो गेम सजा दी जाती है जिसको ऐसे ऐसे करके कहीं से भी कहीं कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। इनके सामने टूल्स बने हुए होंगे बड़े मजे के, यानी कि एग्जेक्टिव को मेहनत नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि वो एक्सेल में पूरा फार्मूला लिख के और वो कर रहा हो। उसके सामने ड्रॉप डाउन मौजूद होंगे, सीरीज ऑफ बटन्स मौजूद होंगे कि वो बटन दबाए और वो सारे एनालिसिस एक्सट्रैक्ट हो जाए। कंसिडर अ पर्सन जो देखता है कि अच्छा मेरी ग्रुप ऑफ कंपनीज का इस साल प्रॉफिट हुआ है फॉर एग्जांपल 30 बिलियन का, वो उसे ओपन करता है तो पता लगता है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर में मेरी कंपनी उनका इतना प्रॉफिट है और जो फलाना सेक्टर में उनका इतना प्रॉफिट। उसको ओपन करता है तो उसकी 6 कंपनी आ जाती हैं, उसमें से एक कंपनी को ओपन करता है तो उसका पूरे ईयर की डिटेल आ जाती है, उसमें से एसेट्स को ओपन करता है तो एसेट्स की डिटेल आ जाती है, उसमें प्रॉफिट पे बात करता है तो साल के एक्सपेंसेस इनकम की डिटेल आ जाती है। यानी एग्जेक्टिव किसी भी लेवल पे कहीं पे भी ड्रिल डाउन करना चाहे तो वो कर सकता है। और पता नहीं शायद ये आपको बड़ी हवाई बात लग रही है, ये सब बड़े आराम से अक्सर इदारों में हो रहा है।
ये हमारे बहुत सारे ये जो सिस्टम है ना, जो बुक कीपिंग के सिस्टम्स हैं, इसमें ये चीज बड़ी कॉमन है। इवन क्विक बुक आपको बड़े बेसिक लेवल पे एनालिसिस दे देती है। अ सॉर्ट ऑफ फोल्डर्स है, मतलब कंप्यूटर में हम फोल्डर ओपन करते चले जाते हैं, वहां पे मेन्यूज ओपन होते चले जाएंगे, बस उसका इंटरफेस जरा खूबसूरत सा होगा, ओनर को जरा अच्छी सी फील आए। जो एग्जेक्टिव बैठा है उसने जब इतने पैसे खर्चे हैं ना, तो उसे शशकी मुश्की चाहिए, तो जरा रंग बिरंगे तरीके से उसके सामने इंफॉर्मेशन आ रही हो, तो वो ये एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम डीएसएस से एक लेवल ऊपर है। इसकी एक्सेस तमाम सिस्टम से होती है, और ये ड्रिल डाउन करके नीचे जितना मर्जी ऑपरेशनल लेवल तक जाके देखना चाहिए जाके देख सकता है। इसको थ्रू आउट एक्सेस होती है। इन्होंने कहा तो ऐसी ऐप मौजूद है कि दोस्त ने आपसे उधार लिया हो तो आप फौरन से उसको ऐप में डालें और वो पीडीएफ जनरेट होकर उसको चली जाएगी। हर दिन शाम के वक्त उसे रिमाइंडर चला जाएगा कि भाईजान तुसी 100 रुपए देने। उनका पीडीएफ में स्टेटमेंट बन के जाती है। तो आप ये देखें कि आईटी इतनी तेज हो गई है कि दोस्त से उधार ले तो भी आईटी का सिस्टम से, अच्छा वो बाद में क्या यार तुम पैसों का बड़ा तकाजा क्या, क्यों यार पैसे कहाँ, वो ऐप ही ऐसी है डेली रिमाइंडर भेज देती है। ठीक है, वो सरदर्दी खत्म हो गई। वो जो एक दूसरे को फेस करने वाली होती थी ना कि दोस्त से बार बार पैसे मांगने हैं, वो भी सोचेगा यार कैसा आदमी है। ऐप हर दिन ईमेल जनरेट करी जा रही हो, ठीक है, आपका आज का क्लोजिंग बैलेंस है 100 रुपया, ठीक है। सर ESPN क्रिक इन्फॉर्मेशन से ऐसी इन्फॉर्मेशन शो होती है जी। उन्होंने कहा ESPN क्रिक इन्फो, हालांकि देखें कि ये वेबसाइट जो कि बहुत बड़े लेवल पे यूजर को नहीं मीट कर रही, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखा रही है, उस तक पे आपको कितने सारे एनालिसिस और कितनी सारी चीजें मिल जाती है। एग्जैक्टली। तो जब एक वेबसाइट ऐसा कर सकती है तो पीसी भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता, जिसने एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग करनी है कि उसने कौन से मुल्क में कौन से क्रिकेटर को खेलने भेजना है। क्या चीज? टीम की सिलेक्शन पहले होती थी, अब तो शायद अफरीदी आ गए, सोचें अब तो जो है ना, अब तो लुट मचा देगा। वो जो है ना, सही बात है, नजम सेठी, हालांकि क्रिकेट तबाह कर दी, पाकिस्तान में कोई नहीं आता था, बिला वजह उसने इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट को बिला वजह जिंदा कर दिया। इंतहाई फजूल आदमी है नजम सेठी, ठीक है। पाकिस्तान में आता कोई नहीं था, पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्लेयर बिला वजह आना शुरू हो गए, खामखा सिक्योरिटी के मसले, खाम परेशान रहते हैं। बड़ा नजम सेठी ने लोगों के अंदर जो है ना वो, अच्छा रमीज राजा, ठीक है, पता नहीं, ये मुझे नहीं समझ आती कि इतने टॉप पे बैठे हुए बंदे की वजह टीम क्रिकेट शॉट मारते हुए कंफ्यूज हो जाए। तो फिर जब शाहिद अफरीदी आता है जिसको क्रिकेट का पता है, आपको वो भी बुरा लगता है। वो सही है, चलो शुक्र, कम से कम कुछ तो सही है जी। अगेन बस प्रॉब्लम यही है कि सिस्टम तो ऐसे ही है, इसी तरह से चलता है, हर कोई आगे अपनी पसंद के बंदे लगाता है। और मतलब मुझे याद है इमरान खान ने एक दफा कहा था कि ये क्या बात हुई कि वजीर आजम पीसीबी के चेयरमैन को खुद मुंतखब करे, और आते साथ ही सबसे पहले उसने चेयरमैन खुद मुंतखब कर दिया। और नजम सेठी वैसे इतना अजीम आदमी, आपको पता है नजम सेठी का नाम सबसे पहले किसने रिकमेंड किया था? इमरान खान ने। नजम सेठी को इमरान खान ने कहा था कि इसको वजीर आला पंजाब लगाएं, केयर टेकर गवर्नमेंट का, मतलब द पर्सन वाज वेरी फर्स्ट नॉमिनेटेड बाय हिम, और बाद में 2 साल बाद उसने कह दिया मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो जो सबसे बड़ी गलतियों की लंबी सी फहरिस्त है उसमें से एक। तो आप हो सकता है आज से 3 साल बाद वो रमीज राजा को भी गलती कह दे, शाबाश। तो भाई वो गलती करके एडमिट करता है तो इतना मत पूछो उसे कि बाद में आप शर्मिंदा होते फिर रहे हो। वो ये कह के साइड में हो जाएगा, आप जलील होते रह जाएंगे। इंसान गलतियों का पुतला है। नहीं था, लेकिन एक चीज नजम सेठी जो है वो न्यूज़ पर्सन है, उसका क्रिकेट ताल्लुक नहीं, उसे चेयरमैन ना रखा। नजम सेठी न्यूज़ पर्सन है, वो तो एंकर पर्सन है ना करें। चलें, इन्होंने कहा नजम सेठी न्यूज़ पर्सन है, उसका क्रिकेट से क्या ताल्लुक? तो इमरान खान तो क्रिकेट का पर्सन था, उसको वजीर आजम बना दिया, ऐसा थोड़ी होता है।
अरे नहीं, अल्लाह ने निजाम लगाए हुए हैं, किसी का कहीं चल रहा है। अगेन मैं आपको बताऊं, ये जितनी भी हमें स्किल चाहिए होती है ना, ये ऑपरेशनल लेवल पे, मैं एक चीज जो आपको पहले दिन से समझाता आ रहा हूँ कि ये पेपर आपको मैनेजर बना रहा है, वर्कर नहीं बना रहा है। मैनेजर को एक्सपर्टीज नहीं चाहिए उस चीज की, मैनेजर को काम कराना आना चाहिए, मैनेजमेंट को टीम लीड करनी आनी चाहिए, उसे मोटिवेट करना आना चाहिए, उस काम का उतना पता हो। इवन स्विमिंग का ट्रेनर और उसे स्विमिंग खुद ना आती हो, लेकिन उसने किताब से पढ़ लिया हो कि स्विमिंग किस तरह से की जाती है, और उसमें ये सलाहियत हो कि वो 100 लोगों को स्विमिंग सिखा दे। तो बेसिकली यस, बेसिकली आपको भाई देखें, कैंपस पे एक प्रिंसिपल हो और उससे मत पता हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग की गहराई में क्या हो रहा है, ना पता हो, उसको कैंपस मैनेज करना आता हो, उसको पीआरसी के एडमिशन करने आते हो, उसको कैफ की बातें पता हो, उसको मार्केट में एडवर्टाइज कैसे करना है, एडमिशन कैसे करने हैं, कॉलेज का सिस्टम कैसे चलना है, सिक्योरिटी के क्या मसले हैं, लाइब्रेरी कब तक खुली होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ज्यादा स्किल्ड पर्सन हो, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर हो, जो मैनेजर हो ना, उसके अंदर वो सलाहियतें होनी चाहिए कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन से काम कराना आना चाहिए। इंतहाई मजे की बात है, इंतहाई स्किल्ड इंजीनियर नीचे काम कर रहा होता है, ऊपर एक मैनेजर होता है जो उससे आधा पढ़ा हुआ होता है, बट उस मैनेजर को मैनेजमेंट आती है, तो ओनर की नजर में वो मैनेजर ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है बनस्बत उस स्किल्ड इंजीनियर के। तो आप लोग जितनी भी स्किल की बात कर रहे होते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो ऑपरेशनल लेवल है, और मैं आपको उससे ऊपर लेवल पे बैठाने की कोशिश करूँ कि मैनेजरियल लेवल, उससे ऊपर के लिए तो पैसे भी चाहिए ना। तो अभी फिलहाल जहां मतलब जहां इजीली पहुंच सकते हैं वहां पहुंच जाए, फिर थोड़े से पैसे कमा के उससे ऊपर वाले लेवल पे पहुंच जाए। जी, यहाँ पे हमारी फील्ड इस तरह की है कि हमें अलग से बंदे ही नहीं मिलते, और बंदे मिले तो उनके आपस में क्लैश आ जाते हैं। इधर कोई और प्रिंसिपल हो तो चलना उसने, वो मर जाएगा बेचारा, वो परेशान हो जाएगा सिस्टम को उजड़ते देख के, वो अटेंडेंस लगवाने की कोशिश करेगा, खत्म हो जाएगी काम, पे का अटेंडेंस भी फारिग हो जाएगा। तो ये जो इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर इदारे होते हैं ना, इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा ज्यादा एम्पावर हो जाता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होते हैं, जो ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं, वहां पे ऑपरेशनल लेवल का बंदा नीचे ही रहता है और मैनेजर्स उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो ये हम जिस तरह के सेगमेंट में ना, बिजनेस सेगमेंट में, उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। यहाँ प्रोफेशनल्स की हुकूमत होती है, आप उनसे बिगाड़ नहीं सकते। जितने भी एचआर बेस्ड है ना, एक हॉस्पिटल डॉक्टर्स पे चल रहा होता है, ठीक है, तो अगेन मतलब ज्यादा हो जाएगा। एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम आया, gives an executive access to summary information की executive access दे दे about a range of issues and also to drill down into greater details if this is executive summary दे देगा, और जहां जरूरत पेश आएगी उतना ड्रिल डाउन किया जा सकता है। सवाल ये है कि बिग डाटा और डाटा साइंस में क्या फर्क है। बिग डाटा बेसिकली एक चीज है जो दुनिया में चल रही है, और फिर आप उसको सही से इस्तेमाल कर लें तो डाटा एनालिटिक्स बन जाएगा। तो डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स बेसिकली एक फील्ड है जिसमें हम बिग डाटा को इस्तेमाल कर पाते हैं। तो बिग डाटा एक फिनोमेना है कि ये जो हर वक्त डाटा जनरेट हो रहा है, बिग डाटा है, इसको इस्तेमाल करने का जो हुनर है वो बेसिकली डाटा साइंस है, जिसमें आप न्यूमेरिकल जब एनालिसिस करते हैं तो डाटा एनालिटिक्स होता है। इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग, सीए फाइनल में जब आप जाएंगे तो जैसे यहाँ 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज है ना, सीए फाइनल में आपको डाटा एनालिटिक्स का हैंड्स ऑन कोर्स मिलेगा। एक दूसरी ऑप्शन वहां फिनटेक भी है। फिनटेक ये जो आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की जो आईटी वाला मामला है, आईकेप की पूरी कोशिश है आप लोगों के अंदर एक जदीद इंसान जो है वो बेदार कर दे। अल्लाह करे आप लोग भी आईकेप का साथ दें। एक्सपर्ट सिस्टम, a system that is able to provide information, advice and recommendation on matters related to specific area of expertise। आप एक एक्सपर्ट सिस्टम, एक सिस्टम को इतनी इंफॉर्मेशन दे दो, इतनी इंफॉर्मेशन दे दो कि वो खुद ही से बताए कि क्या करना चाहिए। कंप्यूटर पे कभी चेस खेलें, कार्ड्स खेलें, कभी वीडियो गेम में कंप्यूटर के ओपोनेंट जो है उसको हराने की कोशिश करें। वहां इंसान नहीं है जो सामने है, वो कंप्यूटर है, लेकिन आपकी हर मूव को असेस करता है। अगर आपने ओपोनेंट डिफिकल्ट सिलेक्ट किया है तो आपको जीतने भी नहीं देगा। तो आपने क्या किया, मिलियंस ऑफ थिंग्स, मिलियंस ऑफ एक्शंस ऑलरेडी डिफाइन कर दिए सिस्टम में, और सिस्टम को कह दिया तुम्हें इस तरह का एक्शन नजर आए तुमने यूं करना है, इस तरह का एक्शन नजर आए तो यूं करना है। अगर तुम्हारा लेवल बिगिनर हो तो तुमने जान के हर तीसरी जो चाल है उसमें गलती करनी है। तुम्हारा लेवल मॉडरेट हो तो तुमने ऐसे करना है। तुम्हारा लेवल इस तरह का हो
तो बस तुमने अपने सारे मिलियंस ऑफ कम्बिनेशन में से वो कम्बिनेशन जो उस वक्त का सबसे जालिम कम्बिनेशन हो सकता है वो अप्लाई कर दिया। तो होता ये है कि एक एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको एक एक्सपर्ट बैठ के सिखाता है कि क्या करना है, और फिर इतना सिखाता है कि उसके बाद खुद परेशान हो जाता है उससे। अक्सर मूवीज में एक कंप्यूटर को आप सिखाते रहते हैं, कंप्यूटर बागी हो जाता है, वो फिर अपने तरीके से सोचना शुरू कर देता है। रोबोट्स की बहुत सारी मूवीज हैं इसके ऊपर। ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है। पता है कंप्यूटर को आप जितना सिखाएं, मेरा मोबाइल ना, इसको सुबह अचानक से एक टाइम पे ख्याल आता है कि मेरा मालिक सो रहा है, से उठाना चाहिए, जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देता है। शोर भी उस आवाज में, उस तकलीफ आवाज में मचाता है जो मैंने इसे बताई होती है कि ये तकलीफ आवाज में जो सोते हुए तंग करेगी। मुझे उठा देता है, मैं नींद में ऐसा करके इस पे हाथ मारता हूँ, ये बंद हो जाता है। इसे पता होता है कि नींद में इसके मालिक ने इस पे हाथ मारा है, 5 मिनट बाद दोबारा शोर मचाना शुरू कर। ये इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया मेरा मोबाइल? मैंने उसे एक दफा बताया, अच्छा मैं बता के अब भूल जाऊंगा, अगले दिन छुट्टी भी होगी, मैं भूला पड़ा हूंगा, इसे याद होगा कि उठाना। जी वाह जी, नहीं वो हर मोबाइल में ये ऑप्शन होता है, ठीक है। स्नूज, इवन आप स्नूज के टाइम डिफरेंट कर सकते हैं कि 3 मिनट बाद स्नूज हो फलाना, तो हर बंदा अपनी नेचर के हिसाब से। मैं तकरीबन 11 अलार्म लगा के सोता हूं, और हर अलार्म के 2-2, 3-3 स्नूज होते हैं अलग अलग टाइम पे, तो तकरीबन 1.5 घंटे तक सिर्फ अलार्म बजते रहते हैं। मैं जिस दिन अलार्म लगाता हूँ उस अलार्म से पहले ना उठता। मैं जिस दिन अलार्म लगाता, तो पॉइंट क्या है इस सब में? सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि कंप्यूटर को अगर आप बताते हैं कि तुमने कब कहां कैसे करना है, मतलब आज मैं से बता दूं कि मुझे 27 जुलाई सन 2031 को रिमाइंड कराना है, ये वाली बात मैं भूल जाऊंगा, उसे याद रहेगा। मैं मरा हुआ भी होऊंगा तो ये कब्र पे बैठा जो है ना बज रहा होगा कि जी भजन तुसी किया सी याद कराना है, तो कंप्यूटर ना वो याद रखेगा। इंसान जो है वो इंसान चीजें याद रखता है, लेकिन इंसान के दिमाग में बहुत चीजें चल रही होती हैं। कंप्यूटर अरिथमेटिक सीक्वेंस पे चलता है, आपने उसे जो बता दिया उसने खाने में स्टोर कर दिया, जरूरत पड़ने पे खाना एक्टिवेट होगा। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है, आप उसको पहले से बता देते हैं। अक्सर फैक्ट्री में इंजीनियर अचानक से उन्हें आके असिस्टेंट बताते हैं, सर वो अचानक से जो है ना वो वाली मशीन में से आवाज आना शुरू हो गई है और वो वाला पुर्जा जो है हीट अप हो गया है। वो जाता है एक लेवल को थोड़ा सा ऊपर करता है, एक लीवर को थोड़ा नीचे करता है, 2 बटन दबाता है, मशीन दोबारा से इजी हो जाती है। तो अगर वो एक कंप्यूटर को बता दे कि जब भी इस लेवल का हॉट हो जाए ये वाला पुर्जा और ये वाला लीवर यहाँ पे पहुंचा हो, तो तुमने इसको ऐसे कर देना, इसको ऐसे कर देना, इसको ऐसे कर देना, तो अगली दफा ऐसे इंजीनियर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मसला आएगा और ऑटो पे ठीक भी हो जाएगा। एसी क्या करता है, आप एसी को कहते हो 26 टेम्परेचर चाहिए, ये 26 पे आके खुद ही से बंद हो जाता है कि आपका खर्चा ना हो। ये सारे एक्सपर्ट सिस्टम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, आप एक पीस ऑफ कंप्यूटर को जो कि छोटा बड़ा किसी भी लेवल का हो सकता है, उसको कुछ इंफॉर्मेशन प्री फीड करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो इंफॉर्मेशन पे खुद ही से। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में मेट्रो वालों को बार बार देखने की जरूरत नहीं है कि एक बंदा जाके बार बार देख रहा हो कि कोलगेट कितने रह गए हैं, क्योंकि अगर कोलगेट 50 से कम रह गए हैं तो हमें नहीं ऑर्डर करना है, उसे देखने की जरूरत नहीं है। उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे ही कोलगेट 50 से नीचे जाएगा, ऑटो पे सप्लायर को एक ईमेल जनरेट कर देगा और ऑटो पे ही वो सप्लायर वो चीजें लाके आपके पास रख देगा और आप उसको अपने पास नोट करेंगे और सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। दिस इज एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, खुदकार सिस्टम जो कि आपकी ही प्री डिफाइंड चीजों पे चल रहा हो और देखने में लग रहा हो कि ये खुद ही से काम कर रहा है। ये जो ऑटोमेटिकली आग बुझाने वाले जो टूल्स चल पड़ते हैं, फायर अलार्म बज जाते हैं, ये सब एक्सपर्ट सिस्टम। मजे की बात है कि देखिए एक एक लाइन लिखी है और आप लोग उलझ रहे होंगे कि हम इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हैं। रिसेंट से पिछली अटेम्प्ट में एक सवाल आया था, उन्होंने कहा था कि 5 तरह के जो एक्शंस हैं बताओ कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम में हो रहे हो। तो आईके बख्शता नहीं है यहाँ पे, चाहे एक लाइन लिखी हुई है वो ये मानता है कि अगर लिखी है तो बच्चों को समझ आनी चाहिए। तो इसलिए लिखा हुआ कम है और हम इस पे डिबेट थोड़ी ज्यादा कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि ये चीजें किस तरह से। एक्सपर्ट सिस्टम की इंग्लिश पढ़ लेते हैं। सिस्टम दैट इज एबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एडवाइस या रिकमेंडेशन ऑन मैटर्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। तो कितना ही मजा है कि एक डॉक्टर ने हर तरह की प्रिकॉशंस, हर तरह की सिम्टम्स एक मशीन को फीड की हुई है।
आप जनाब वेबसाइट पे जाएं डॉक्टर की, वो कहे कि जी पहले पैसे जमा कराएं, आपने जनाब वो पैसे वो जमा कराए, आधे पैसे थे, फिजिकल डॉक्टर महंगा था और ऑनलाइन डॉक्टर सस्ता था, जैसे क्लासों में नहीं होता। तो अब वहां आपके सामने एक मेन्यू आ गया कि आपको सर में मसला है, घुटने में मसला है, पेट में मसला है, क्या मसला है? आपने कहा जी सर में मसला है। पेट दर्द के दर्द। फिर आगे 4 ऑप्शन आ गए कि सर में दर्द हो रहा है, सर फूट गया है, सीए कर रहे हो, या अलग अलग तरह के ऑप्शन। ठीक है, आपने कहा सर में दर्द हो रहा है, तो उसके बाद उसने 5 ऑप्शन दिए कि साथ में उल्टी आ रही है या नहीं, अब भूख लग रही है या नहीं लग रही, फलाना हुआ है या नहीं फलाना। एक भाई ने कहा कि मैरिड हो या नहीं, एक ऑप्शन ये भी। आपने क्लिक कर दिया है जी मुझे भूख भी नहीं लग रही साथ। उसने कुछ और सवाल पूछे, ये वही सवाल हैं जो डॉक्टर ने भी आपसे पूछने। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो कहेंगे कि जरा अपनी आंखें कैमरे के करीब करके एक दफा आंखों की तस्वीर लें, तस्वीर वहां जाएगी, वो उसको स्कैन करके देखेंगे कि आंखों में पीलाहट कितनी है, और उन सारी चीजों की बेस पे आपको एंड पे एक एडवाइस आ जाएगी कि आपको माइक्रोफैब्रोटिक एमनीजिया हो गया है, और जो है ये उसकी दवाई है। और इंतहाई मजे की बात है, वो कहेंगे अगर आपने ये दवाई अपने घर वो करनी है तो आप एक क्लिक कर दें, इतने पैसे जमा करा दें, दवाई आपके घर भी पहुंच जाएगी। तो खत्म हो गया डॉक्टर। डॉक्टर ने तो बनाया है, तो कौन डॉक्टर सरवाइव करेगा? जो ये सिस्टम जानता है, बाकी डॉक्टर फारिग हो जाएंगे। ये हमारी ऑनलाइन क्लास एक्सपर्ट सिस्टम तो है ही। आप कहते हैं मेरा रात 2 बजे अचानक से दिल किया पढ़ने का, अब रात 2 बजे टीचर कहाँ से हाजिर हो जाता है हाजिर। आप जनाब कैंपस इनसाइड बोलते हैं, टीचर को क्लिक करते हैं, टीचर को रोकना चाहे रोक देते हैं, स्लो करना चाहे स्लो कर देते हैं। ठीक है, टीचर को जो है वो गोल गोल घुमाई जा रहे हैं। तो ये एक्सपर्ट सिस्टम है, टीचर घर में सो भी रहा है तो भी उसका बनाया हुआ एक्सपर्ट सिस्टम आपकी मदद कर रहा है। ईआरपी क्या है? ईआरपी बस ये आखिरी बात है। ईआरपी क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इसको एंटिटी रिसोर्स प्लानिंग भी कहते हैं। इन सारे सिस्टम जो आपने समझे है ना, ये सारे सिस्टम सारे डिपार्टमेंट पे लगाएं, इन सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में कनेक्ट करें और उनके ऊपर एक मरकजी इंसान को बिठाएं जिसको पूरे सिस्टम की एक्सेस हो। ऑर्गेनाइजेशन में सेल वाले अपना सेल का डाटा फीड करते रहते हैं, परचेज वाले अपना डाटा फीड करते रहते हैं, अटेंडेंस वाले अपना डाटा फीड करते रहते हैं, प्रोक्योरमेंट वाले अपना डाटा फीड करते रहते हैं। ये सारे डाटा जिस मेन सिस्टम में जाते हैं, उस मेन सिस्टम से बैठ के किसी ने अगर प्लानिंग करनी है कि हमारे इदारे में एचआर कितने हैं, हमें अगली दफा कितनी ऑर्डर्स हैं, हमारे पास डिमांड कितनी है, हमें प्रोडक्शन कितनी करनी चाहिए, हमें किस तरह से काम करना चाहिए, कितनी टीम्स बनानी चाहिए, तो वो जो पूरा निजाम आपको एंटिटी वाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको हम ईआरपी कहते हैं। अब अगेन ये एक बड़ी छोटी सी डिस्क्रिप्शन है इस चीज की, ये एक पूरी दुनिया है। यूं समझें कि एक बहुत तूफानी लेवल का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो सिर्फ अकाउंटिंग ही ना करता हो, मैनेजमेंट भी करता हो। एक इदारे की सारी चीजें अगर डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डली हुई और वो सारे सॉफ्टवेयर आपस में कनेक्ट हुए हुए तो एक मरकजी बड़ा सॉफ्टवेयर जो कि उन सारी चीजों को डील कर रहा है। ईआरपी के कई टूल्स होते हैं जैसे ओरेकल, जैसे एसएपी, ये अलग अलग चीजें हैं जो कि आजकल ऑडिट फॉर्म्स के लिए बहुत बड़ा एवेन्यू बन गई हैं। आप अक्सर फॉर्म्स में जाते हैं तो आप ईआरपी डिपार्टमेंट में जाते हैं उनके, और अकाउंटेंट आईटी से दोस्ती कर रहा है। इससे पहले कि आईटी वाले अकाउंटिंग सीख लेते, हम लोगों ने आईटी सीख ली। तो अब पाकिस्तान में ये ईआरपी के सिस्टम इंप्लीमेंट करने वाला सबसे बड़ा इदारा आईटी की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑडिट फर्म, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने आईटी सीख ली। और जब खुद सीख ली तो उन्होंने सोचा कि आने वाले बच्चों को भी सिखाना चाहिए, आपके सिलेबस में भी आईटी डाल दी। तो जब आप पहले से इतना सीख के आ रहे होंगे तो आगे जाके आप क्या लोड में चाह देंगे? अल्लाह करे। ठीक है जी, बस ये इंग्लिश इसकी पढ़ लें। ब्रिंगिंग टुगेदर ह्यूमन रिसोर्स, operations, technology are becoming an integral part of business strategy. ये स्ट्रेटेजिक लेवल मतलब इसको फीडिंग हर तरफ से हो रही है, इन सारे सिस्टम्स का महा सिस्टम है, मेन बड़ा सिस्टम। आप लोगों के लेवल पे अंडरस्टैंडिंग में ये सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मजमूआ है, ये खाली अकाउंटिंग नहीं है। प्रोक्योरमेंट, सिस्टम की प्लानिंग, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम में टाइम टेबल खुद जनरेट कर दे ये सिस्टम, टीचर्स की अवेलेबिलिटी, टाइम स्लैब और उनके नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स की बेस पे खुद ही से सारी वर्किंग कर। ठीक है जी, अब आप लोगों ने सिर्फ ये इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ के आना है। इससे आगे ये वाली चीज ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, आपने ये बस पढ़ लेना है, सिर्फ पढ़ लेना है। ठीक है जी।
है